हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो स्प्रिंग ब्लॉक को के एसएचएम को लेकर के है, जहां पे पी की हम ब्लॉक पे एक कांस्टेंट फोर्स कंटिन्यूअसली उसके मोशन के दौरान लगा रहे होते हैं। ठीक है। सो जनरली जो स्प्रिंग ब्लॉक एसएचएम वाला जो प्रॉब्लम्स होता है उसमें हम स्टार्ट कैसे करते हैं? वी स्टार्ट विथ ए पुल एंड रिलीज। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसको खींच करके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ उसको डिस्प्लेस करते हैं एंड देन वी रिलीज इट एंड देन वी कैलकुलेट एवरी पैरामीटर्स ऑफ द एसएचएम। बट ये जो केस है यहां इस डिस्कशंस में हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक पे कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है। जब हम इसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब t इक्वल टू 0 पे इस ब्लॉक पे कॉन्टिन्यूअसली एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा। तो ये नॉर्मल केसेस से कैसे डिफरेंट हो जाता है कि नॉर्मल स्प्रिंग ब्लॉक एसएचएम में हम क्या करते हैं कि हम डिस्प्लेस करते हैं इस ब्लॉक को, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट डिस्प्लेस करते हैं, इस पोजीशन पे लाते हैं, यहां लाते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वी डिस्प्लेस द ब्लॉक ए लिटिल एंड रिलीज इट। ठीक है। तो इस केसेस में जो नॉर्मल केसेस होता है उसमें क्या होता है, वी इंडीड अप्लाई ए फोर्स, क्योंकि जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो वो डिस्प्लेस होगा। बट दैट फोर्स इज टेम्पोररी। वो जो फोर्स होता है वो टेम्पोररी होता है। एंड सो द एक्सटर्नल जो डिस्टर्बिंग फोर्स होता है वो केवल कब एग्जिस्ट करता है? ड्यूरिंग द सेटअप। ऑक्सीलेशन के सेटअप के समय ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है। मोशन के दौरान, ऑक्सीलेटरी मोशन के दौरान जो एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इस केसेस में हम इस पे जब t इक्वल टू 0 पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो दिस फोर्स रिमेन्स अप्लाइंग ड्यूरिंग द मोशन आल्सो, और इस केसेस को हम लोग यहां ऑब्जर्व करेंगे जो है सब। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि इन द गिवन प्रॉब्लम विद द कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट रिमूव्ड। ये जो फोर्स F है वो क्या होगा, वो रिमूव नहीं किया जाएगा। ऑक्सीलेशन हो रहा होगा तब भी ये फोर्स इस पे लग रहा होगा। ठीक है। सो इट डज नॉट रिमूव आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एंड इट एक्ट कॉन्टिन्यूअसली। यही चीज हमें इसमें समझना है और इसको हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू समझने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम है कि द फिगर शोज ए ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अटैच्ड विथ ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L। देखो यहां से एक ब्लॉक है m मास का, यहां आपको दिख रहा होगा, दिस इज a block of mass m and this block is attached with a spring जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है। और ये जो ब्लॉक है इसका जो एक स्प्रिंग का एक एंड ब्लॉक के साथ अटैच्ड है और दूसरा एंड जो है एक फिक्स्ड वाल के साथ अटैच्ड है। और ये जो मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ की अवस्था में है L, मतलब स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल सेटअप है। अब है कि इफ एट t इक्वल टू 0, ठीक है, जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे एन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स राइट, मतलब t इक्वल टू 0 पे इस ब्लॉक पे एक फोर्स F लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एट t इक्वल टू 0 एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स राइट एंड इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑक्सीलेशन। ये कह रहा है कि जब एक्सटर्नल फोर्स F लगा तो ये ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है। हम समझेंगे कि ये ऑक्सीलेशन कैसे करने लगा, आखिर क्यों करने लगा। एनालाइज द मोशन ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक के मोशन को एनालाइज करिए। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखिए। किसका? ब्लॉक का। क्या लिखना है हमको? इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखना है। किसका? तो ब्लॉक का, जो बॉडी ऑक्सीलेट कर रही है उसका। लेकिन कैसे लिखना है? तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखना है, मतलब यहां बैठ करके हम इस ऑक्सीलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस केस में बताओ कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा। ठीक है। सो बस यही है कि एनालाइज द मोशन ऑफ द ब्लॉक, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ द ब्लॉक बाय टेकिंग ओरिजिन O एट द लेफ्ट वाल, जो कि बेसिकली ये है where the spring is connected। ये आपका पूरा सवाल है और इसी सवाल के माध्यम से हम समझेंगे कि ये जो कॉन्टिन्यूअसली ये जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F लगेगा, इससे इसके एसएचएम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऑक्सीलेशंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली चीज जो समझने की है कि आखिर इस फोर्स F के लगने से घटने क्या वाली है, क्या होने वाली है जो है, सो इसको हम लोग समझते हैं। तो ये जो हमारा सेटअप है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, ठीक है, ये पॉइंट जो है वाल का जो लेफ्ट एंड दिस इज द O, और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है यहाँ पे वो ऑलरेडी क्या है, m मास का ब्लॉक है। और t इक्वल टू 0 पे क्या हुआ,
तो फोर्स F लगना स्टार्ट हो जाता है, यही कह रहा है। अब ये फोर्स इस ब्लॉक पे हमेशा लगता रहेगा। देखो जब इनिशियली क्या था, ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड था, क्या था इनिशियली, मतलब क्या चीज, बिफोर टी इक्वल टू 0 पे क्या है, तो स्प्रिंग क्या है हमारा, स्प्रिंग है अनस्ट्रेच्ड, अनस्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेच्ड है तो फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, फोर्स अप्लाइडेड बाय स्प्रिंग क्या होगा, ये होगा हमारा 0। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही फोर्स, यहां एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया तो इधर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब ब्लॉक एम स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट। ब्लॉक एम अब क्या होगा, तो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि इस साइड से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और जैसे जैसे ब्लॉक इधर की ओर खींचेगा, इधर की ओर डिस्प्लेस होगा, तो क्या होगा, स्प्रिंग भी खींचना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्प्रिंग विल ग्रेजुअली स्टार्ट अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, कब, जब ये ब्लॉक जब डिस्प्लेस होगा तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, स्प्रिंग भी स्ट्रेच होगा, और स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो ब्लॉक पे स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो देयर विल बी अ मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब क्या होगा कि ये जो आपका एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग हुआ, ये जो आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, मान लो एक्स लेंथ आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, तो इसकी वजह से जो स्प्रिंग इसको इधर की ओर खींच रहा होगा, और ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, K इंटू एक्स होगा। सो देयर विल बी अ मूवमेंट व्हेन दीज टू फोर्सेस बैलेंसेस ईच अदर। ठीक है, क्या होगा कि देयर विल बी अ मूवमेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे जाकर के क्या होगा, तो जो फोर्स F है ना, इट शुड बी बैलेंस्ड बाय द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग K इंटू एक्स से ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारा मतलब जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स 0 लगना स्टार्ट हुआ, तो एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इज इक्वल टू एफ बाई के। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट पे एट ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इक्वल टू एफ बाई के, द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक suddenly reaches to zero। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पे जाकर के जब नेट फोर्स 0 हो गया, तो मैं कहीं ना कहीं इसको कह सकता हूं कि ये जो है हमारा वो क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये क्या है, दिस इज ए इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या है ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, तो आई होप। तो मैंने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। इस एक्सटर्नल फोर्स की अप्लाइड होते ही क्या हुआ, ब्लॉक का एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ब्लॉक का इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा था। स्प्रिंग इस समय जो t इक्वल टू 0 पे स्प्रिंग क्या था, अनस्ट्रेच्ड था। ठीक है, अनस्ट्रेच्ड था। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ, स्प्रिंग भी स्ट्रेच हुआ, तो इधर की ओर फोर्स ऑब्वियस है कि स्प्रिंग लगाना शुरू कर देगा। तो देयर विल बी अ मूवमेंट ड्यूरिंग द मोशन, जहां पे जाकर के कि क्या होगा कि ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए। तो वो मूवमेंट कब आएगा, जब ब्लॉक जो है वो x इक्वल टू एफ बाई के डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता है। उस मूवमेंट पे क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, तो जो नेट फोर्सेस इस मूवमेंट पे लग रहा है एफ नेट, वो क्या हो जाता है, मेरा 0 हो जाता है, और हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशंस कहते हैं। अब बताओ कि इस पॉइंट पे जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आ गया, तो क्या ये आगे मूव कर पाएगा कि नहीं, गेस करो, क्या ये आगे मूव कर पाएगा कि नहीं। यू शुड हैव इंट्यूशन टू गेस। तो यहां देखो कि जैसे ही ये एक्सेलरेट हुआ, जब ये ब्लॉक पे फोर्स लगा, तो फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स इज डूइंग सम वर्क ऑन दिस ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक पे फोर्स, ब्लॉक पे काम कर रहा है, इस ब्लॉक पे जो है सब, तो ये जो वर्क डन है बाय द एक्सटर्नल फोर्स F, ये दो भाग में बट रहा है। एक तो क्या हो रहा है कि चूंकि ये मास m जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मास m जो है वो क्या है, एक्सेलरेटिंग टिल इट रीचेस x इज इक्वल टू एफ बाई के। ठीक है, जब तक ये इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा, यहां से लेकर के यहां के बीच जो ब्लॉक का मोशन था वो क्या था, एक्सेलरेटिंग था। तो जब मास एक्सेलरेटिंग है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, v इंक्रीजिंग होगा, वेलोसिटी उसका बढ़ रहा होगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, और साथ में स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो तो एनर्जी तो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं बाहर से आ रही है।
तो वो कौन दे रहा है? वो ये एक्सटर्नल फोर्स ही तो प्रोवाइड कर रहा है। यही एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक के मोशन के लिए और साथ में इस स्प्रिंग के स्ट्रेच के लिए। तो कहीं ना कहीं तुम ये कह सकते हो कि जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो है, ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज गेटिंग ट्रांसफर टू, क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल, ये ट्रांसफर हो रहा है किसमें? तो स्प्रिंग के एनर्जी में, स्प्रिंग एनर्जी में स्टोर हो रहा है और साथ में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक में ये ट्रांसफर हो रहा है। कौन? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क ही ट्रांसफर हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे इसके पास क्या है? एक वेलोसिटी है, ठीक है, इस पॉइंट के पास इसके पास क्या है? एक वेलोसिटी है, हम इसको कह सकते हैं v इक्विलिब्रियम। आपसे अगर पूछा जाए कि बेटा बताओ कि ये जो इस पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो क्या आप निकाल पाओगे? व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट व्हेन द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक सीजेस टू जीरो? यू हैव टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम हियर। कैसे निकालोगे वर्क एनर्जी थ्योरम से? तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है तुमको कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है क्या चीज? वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, समझ गए इसको? ये क्या कहता है कि टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझे? यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया। टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ इनिशियली जब इस पॉइंट पे था तो वेलोसिटी क्या थी? इसकी जीरो थी, और जब इस पॉइंट पे आया तो मैंने कहा कि इसके पास वेलोसिटी है v इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं आपको वेलोसिटी निकालना सिखा रहा हूं, हालांकि सवाल में नहीं पूछा गया है, बट यू शुड हैव द नॉलेज टू डिराइव एवरीथिंग व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अब बताओ यहां से कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक के बीच में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, ठीक है, उसको तुम यहां से लिख सकते हो क्या चीज कि यहां अगर k इक्विलिब्रियम है, मैं तो यहां वेलोसिटी हमें इसके करस्पॉन्डिंगली इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंगली k इक्विलिब्रियम काइनेटिक एनर्जी मान रहा हूं। यहां पे k इनिशियल था वो क्या था? जीरो था। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हें पता है कि डेल k इज इक्वल टू क्या आ गया? k इक्विलिब्रियम आ गया। नो टोटल वर्क डन। अब देखो इस ब्लॉक पे वर्क डन किस किस के द्वारा हो रहा है भाई? इस ब्लॉक पे दो वर्क डन हो रहा है। एक तो क्या कर रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स इधर की ओर F लग रहा है, ये काम कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली इस ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है, यहां भी ये लग ही रहा है हर जगह, मतलब इट इज कंटिन्यूअसली एक्टिंग। एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, दूसरा ये स्प्रिंग फोर्स का जो है इधर की ओर लग रहा है, ये भी इस पे ब्लॉक पे वर्क डन कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। And what is total work done? Total work done is work done by the external force, ठीक है, external force plus external force plus work done by the spring, and this is equal to what? K equilibrium। ठीक है, मैंने इसको क्या लगाया? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। तो अब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या है? देखो यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां x, ये भी सेम डायरेक्शन में हुआ है। तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x, एंड ये हो गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या हो गया? ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके द्वारा जो वर्क डन हुआ है ये आ गया। एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसे निकालते हैं? तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग is equal to the negative of the change in the potential energy of a spring। ये भी पता है आपको, ठीक है? ये सब चीजें बेसिक है यार, नहीं आती तो कमेंट में डालो, मैं फिर से वीडियो बना के दे दूंगा, बट these are the basic points। So work done by the spring on the block is equal to the negative of the change in the potential energy of the block। तो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी था ब्लॉक स्प्रिंग का वो क्या था? ui, यहाँ जीरो था, और इस मोमेंट पे जो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ क्या हो गया? यूएफ। तो ये चूंकि एक्स लेंथ स्ट्रेच किया है, ये स्प्रिंग जो हम मान रहे हैं कि एक्स लेंथ स्ट्रेच किया है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 k इंटू एक्स पे स्क्वायर। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर, इसलिए वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा? माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो फाइनली वी आर इन अ पोजीशन टू राइट कि f इंटू एक्स प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां से देखोगे क्या चीज कि x की वैल्यू तुमने निकाला है, ठीक है, तुमने x की वैल्यू क्या निकाली? यहां पर जस्ट यू हैव डिराइव्ड द वैल्यूज ऑफ x है, x इज इक्वल टू f बाई के। तुमने ये जो है वो निकाला, इट इज f बाई के। सो सिंपली हम जो x इक्वल टू f बाई के डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f इंटू f बाई के माइनस 1/2 के, यहां पे क्या हो जाएगा? तो f स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। तो यहां से क्या हो जाएगा? f स्क्वायर बाई के, और माइनस यहां से देखोगे क्या चीज? तो f स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ के इज इक्वल टू
के इक्विलिब्रियम, तो यहां से निकला के इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे इस पॉइंट पे जो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या निकली, एफ स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ के। तो इससे तुम ये जो काइनेटिक एनर्जी निकली, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी निकली, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके पास है, ये काइनेटिक एनर्जी है इस ब्लॉक के पास इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे। कॉरस्पॉन्डिंगली इसके पास एक वेलोसिटी है v इक्विलिब्रियम। अब ये वेलोसिटी तो इसको इस पॉइंट पर रहने नहीं देने वाला है, ये क्या करेगा, इसको शूट करेगा, इसको आगे ले जाएगा। अब जब ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अब और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। when it overshoots the equilibrium point, when this block ये ओवरशूट क्यों कर रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अब ये ओवरशूट नहीं कर रहा है, अब ये कर रहा है जो इसने वेलोसिटी एक्वायर कर ली है यहां से यहां तक आने में, उसकी वजह से ये ओवरशूट कर रहा है। उस दम कहां से मिल रहा है इसको, तो अब क्या हो रहा है कि इस स्टेज से इस स्टेज में जब ब्लॉक आ रहा है ना, तो वो क्या रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक ने एक्वायर की है, द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो हो क्या रहा है कि यहां से यहां जब ब्लॉक आया तो एक्सटर्नल वर्क जो किया गया इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, जो वर्क डन किया गया, उसका एक हिस्सा इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया, दूसरा हिस्सा इस ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में जाने लगा। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक स्प्रिंग के पास भी अपना एक पोटेंशियल एनर्जी आ चुका था और इस ब्लॉक के पास भी अपना एक काइनेटिक एनर्जी आ गया ड्यू टू द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। अब जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया तो ये यहाँ पे तो रेस्ट में रहने वाला है नहीं और यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो है, तो अपने इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, उसकी वजह से ये ओवरशूट किया, आगे गया। जैसे ही ये आगे गया तो स्प्रिंग फर्दर स्ट्रेच हुआ, स्प्रिंग यहां से देखो इस पॉइंट से आगे जा रहा है तो स्प्रिंग फिर यहां से हम कह रहे हैं कि एक्स प्राइम स्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग फर्दर स्ट्रेच हुआ। तो जब स्प्रिंग फर्दर स्ट्रेच हुआ तो इसकी वेलोसिटी जो थी v इक्विलिब्रियम वो घटना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग इधर से फोर्स लगा रहा है तो इसकी वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी रिटार्ड होगी, तो एक पॉइंट पे आकर के क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ब्लॉक का यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी ब्लॉक की जीरो हो जाएगी और जितनी भी फोर्स लगी रहा है इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई और जितनी भी एनर्जी थी, जो वर्क डन था इस फोर्स एफ के द्वारा, जो भी वर्क डन हुआ ब्लॉक को यहां से लेकर के यहां इस पॉइंट तक के बीच में आने में, ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में जो भी वर्क डन हुआ वो कंप्लीटली जाकर के अब सेव हो गया, इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया। तो कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है आप समझ रहे हैं, यहाँ पे इसी को समझना है, एक्सटर्नल फोर्स का रोल क्या रहा है यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जब वेलोसिटी यहां जीरो हो गई तो अब यहां पे स्प्रिंग बहुत खिंचा हुआ है, उस केसेस में क्या होगा कि इस एफ से, इस फोर्स एफ से अब ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग वो ज्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं कि एफ से क्या ज्यादा है, एफ रिस्टोरिंग इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल फोर्स एफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो अब खिंचाव है, एक तो एक्स पहले से था और एक्स प्राइम इसके बाद आ गया, तो इन दोनों खिंचाव की वजह से फिर ब्लॉक क्या होगा, बैकवर्ड की ओर आएगी और जब बैकवर्ड आएगी देन देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे फिर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन बैकवर्ड आने के क्रम में इसने क्या किया, वेलोसिटी एक्वायर कर लिया, तो ये फिर इस पॉइंट को ओवरशूट करेगी, इधर जाएगी। तो इवन नाउ द एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द मोशन, द ब्लॉक इज डूइंग सेम ऑक्सीलेशन, एक ही ऐसा ऑक्सीलेशन कर रहा है जैसा हम लोग पहले के सवालों में कर रहे थे कि जब हमने ब्लॉक को डिस्टर्ब किया और रिलीज किया तो वहां जो ऑक्सीलेशन हो रही थी, सेम ऑक्सीलेशन हम यहां भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट द सेम ऑक्सीलेशन इज हैपनिंग हियर आल्सो। बट एक जो चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि अब ऑक्सीलेशन किस किस के कहां से कहां के बीच में हो रही है, अब ऑक्सीलेशन हो रही है, पार्टिकल आया यहां से यहां, फिर पार्टिकल गया यहां से यहां, उसके बाद फिर पार्टिकल यहां से यहां आया, फिर पार्टिकल यहां से यहां गया, फिर यहां से पार्टिकल फिर इधर जाएगा, इसी करके पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है। ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गया क्या चीज, नाउ दिस इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन हो गया। ठीक है, और इसी पॉइंट के अबाउट अब पार्टिकल क्या कर रहा है, हमारा ऑक्सीलेट कर रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट पार्टिकल ऑक्सीलेट। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ने ऑक्सीलेशन जब स्टार्ट किया उस समय कहां था, वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे था, लेफ्ट एंड पे था, इस पोजीशंस पे था। किसी भी ऑक्सीलेशन में आप जानते हो कि जब भी ऑक्सीलेशन जब हम पढ़े हैं कि ये अगर है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया हमारा मीन पोजीशन ओ। अब इस पॉइंट में अगर ऑक्सीलेशन यहां से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से नेगेटिव, ये मान लो कि एम्पलीट्यूड है, तो ये माइनस ए है, ये ए है, अगर पार्टिकल सपोज करो यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस,
तो उस केसेस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जब हम यहां से बैठ करके उसको लिखे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होता है हमारा उस केसेस में जो फेज एंगल होता है वो 270 डिग्री का फेज एंगल हो जाता है। तो ये मेरा इक्वेशन है यहां से कि x बराबर क्या चीज a cos ऑफ, यहां से a साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस यहाँ पे इनिशियल 270 डिग्री, एंड दिस विल गिव्स यू नॉट माइनस ऑफ a cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा जब मोशन यहां से स्टार्ट होगा तो इस पॉइंट से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मेरा x बराबर a cos ओमेगा टी होगा। ये हम लोग सबको पता है, लेकिन यहां हम जो सवाल है वो इस पॉइंट से मुझे ऑब्जर्व ही नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट से अगर हम ऑब्जर्व करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, तो मैंने कहा कि इस पॉइंट से जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे यहां बैठ करके, तो इट विल बी y बराबर माइनस ऑफ a cos ऑफ ओमेगा इंटू टी। और आपको पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, आप निकाल सकते हो। ये x जो निकाला, सेम अगर आप x प्राइम निकालो यहां से, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्राइम, एक्स प्राइम की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही पता करना है। ये एक्स प्राइम क्या होगा, एक्स तो निकाल लिया आपने, एक्स प्राइम की वैल्यू कैसे निकालोगे। मैं क्या करूंगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, मैं क्या करूंगा इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूंगा। ठीक है, व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग, सो वी हैव डिराइव्ड कि ब्लॉक एक्सटर्नल जो फोर्स था इसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा था, उसकी वजह से एनर्जी जो है सो ट्रांसफर हो रहा था इस ब्लॉक में भी और इस स्प्रिंग में भी। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आकर के जो एक्सटर्नल फोर्स था वो स्प्रिंग के जो स्टोरिंग फोर्स के इक्विवेलेंट हो गया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है सो। ठीक है, एंड फ्रॉम देयर, चूंकि ब्लॉक ने क्या किया था, तो वेलोसिटी एक्वायर कर ली थी, तो इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ब्लॉक इस पॉइंट को ओवरशूट कर जाता है, और ओवरशूट करने की वजह से क्या होता है कि स्प्रिंग फर्दर स्ट्रेच होता है। ये जो स्प्रिंग में फर्दर स्ट्रेचिंग हुआ, ये कितना गया, एक्स प्राइम लेंथ जो स्ट्रेच हुआ, ये हमें निकालना है। क्योंकि मीन पोजीशन जो है, इससे जो इधर की डिस्टेंस है, हम ये देखना चाहता हूँ कि दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, कि कहीं ज्यादा तो नहीं खिंच गया, मतलब मैं कंसेप्ट को रीवेरीफाई कर रहा हूँ जो है सो, समझ लीजिए। तो मुझे पता है कि x की जो वैल्यू है यहाँ से, तो f/k हमने निकाल लिया था और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से निकल गया था। अब जो ये x प्राइम की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि टोटल लेंथ जो, ये जो टोटल लेंथ जो खींचा, मैं मानता हूं कि सपोज करो कि टोटल लेंथ क्या है, L है। ठीक है, यहां से जब एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन स्टार्ट किया तो यहां से ब्लॉक एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ, यहां पे आकर के एक्सेलरेशन 0 हो गया, एंड फिर चूंकि ये इधर से शूट हुआ तो यहां पे डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ, यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहां से यहां जो वर्क डन हुआ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ठीक है, यहां से यहां एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ, तो मैं इसी कंसेप्ट से निकाल लेता हूं कि यहां ये जो x1 है, x प्राइम है, इसकी वैल्यू क्या होगी। हम क्या करेंगे, वी अप्लाई अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है वो हम किस किस के बीच में अप्लाई करेंगे, हम इस पॉइंट के बीच में, ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, मतलब ये मान लो कि ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट लास्ट मान लो कि ये बी पॉइंट है, तो हमें इसके बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल अप्लाई करना है। तो इस बीच में जो वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द ब्लॉक, इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, यही होगा। तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी ब्लॉक की, और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज 0, तो यहाँ 0 हो गया। नाउ टोटल वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स F, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स F, आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स F और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, जो L डिस्प्लेसमेंट है, वो सेम डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूं F इंटू L। और वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ये कैसे लिखोगे, इट इज द निगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। पता है ना आपको, WS, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, इज निगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब निगेटिव ऑफ, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, यहाँ पे इस पोजीशंस पे जब ब्लॉक था तो ये क्या था, ये अनस्ट्रेच्ड था, ये क्या था, अनस्ट्रेच्ड। ठीक है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 थी और यहाँ पे मैक्सिमम L स्ट्रेच हो गया है, तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 1/2, ठीक है, 1/2 kx स्क्वायर, k इंटू डिस्प्लेसमेंट L है, तो यहाँ पे L स्क्वायर, तो यहाँ पे F इंटू L माइनस 1/2 k L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो क्या चीज, कि F, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2
के इंटू एल। सो एल की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ एफ बाई के आ गया। अब देखो जरा सा, ये एल है क्या चीज, दिस एल इज नथिंग बट एक्स प्लस एक्स प्राइम इज इक्वल टू एल, जो कि कितना आया आपको यहां से ट्वाइस ऑफ एफ बाई के आ गया। और x की वैल्यू आपने निकाली थी इक्विलिब्रियम कंडीशन से f बाई के, तो x प्राइम की वैल्यू क्या आ गई ट्वाइस ऑफ f बाई के माइनस f बाई के, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f बाई के। ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट, l की वैल्यू f बाई के, सॉरी f बाई के आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, जितना ये यहां से यहां मतलब डिस्प्लेस हुआ है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से उतना ही ये डिस्प्लेस हुआ। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, इस पॉइंट से ये और इस पॉइंट से ये जो है, ये क्या है एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन है। ये जो है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन कितना आ गया, तो ये आ गया f बाई के, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। अब हमने आपको एक कंसेप्ट बताया कि जब आपका ऑक्सीलेशन होता है, जैसे अब सिंपल सा जो कंसेप्ट हमारा है कि जब हमारा ऑक्सीलेशन होता है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये है हमारा मतलब एक्सिस है और ये हमारा कोई पॉइंट है O, ठीक है, दिस इज सम पॉइंट O। अब इस पॉइंट पे, ठीक है, अगर मान लो पार्टिकल यहां से t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता है और इधर की ओर उसकी वेलोसिटी है, उस केसेस में जो हमारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो हम लिखते थे कि y इज इक्वल टू व्हाट, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस यहाँ पे फेज कांस्टेंट मान लो डेल, इनिशियल फेज जिसको हम बोलते हैं डेल। तो चूंकि पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस और यहाँ पे क्या है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। इन दोनों कंडीशन और एम्पलीट्यूड कितना है, ए की वैल्यू है यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ए है माइनस ऑफ ए है, एम्पलीट्यूड क्या है माइनस ऑफ ए। इन दोनों कंडीशन से आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट से जब पार्टिकल स्टार्ट करता है तो फेज की जो वैल्यू हो जाती है इनिशियल फेज वो 270 डिग्री हो जाती है। तो इट विल बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 270 एंड इट विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट, तो आप निकाल सकते हैं इसको, इट विल बी व्हाट, ए साइन ओमेगा टी प्लस 270। तो आप यहां से निकाल सकते हो, इट विल बी माइनस ऑफ ए कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी। सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी आ गया। तो ये देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन है मोशन, जब हम एसएचएम का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम ओरिजिन पे बैठ के ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये लिखने के लिए मतलब फ्री है। लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहा है इस पॉइंट पे बैठ करके बेटा बताओ कि क्या ऑक्सीलेशन का इक्वेशन होगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप बैठ जाते हो तो आपको तो प्रॉब्लम में दे रखा है कि नेचुरल लेंथ जो स्प्रिंग का है वो ऑलरेडी एल है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है, और जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा कहाँ है, ये चला गया यहां से कितना, तो x जो है, x जो कि क्या है f बाई के डिस्टेंस अवे है। तो ये है हमारा ओरिजिन, दिस इज आवर ओरिजिन, और हमें शिफ्ट होकर के यहां जाना है, हमें शिफ्ट होकर कहा जाना है, यहां जाना है। तो हम लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O which is attached to the left end of the wall, ठीक है, is equal to what, it is L plus of f by k minus a हमारा क्या है, हमने बताया है जो a है वो बेसिकली क्या है, it is already f by k, ठीक है, मैंने एम्पलीट्यूड यहाँ निकाला इस प्रॉब्लम में, यहाँ पे हमने f by k, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन, तो a हमारा f by k है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ f by k cos ऑफ ओमेगा t, एंड जब आप इसको निकालोगे तो L प्लस f बाई के एंड 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, आप इसको लिख सकते हो, ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम व्हेन यू ऑब्जर्व दिस ऑक्सीलेशन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, आपने क्या देखा कि ये जो ऑक्सीलेशन हुआ इसमें आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया, तो इससे ये जाहिर होता है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के लगते हैं ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन, ये केवल इसके इक्विलिब्रियम, इसके ओरिजिन, मीन पोजीशन को शिफ्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली इस तरह का सिचुएशंस होता है, आप इसको खींच के यहां ले आते हैं, यू रिलीज इट, तो आपका मीन पोजीशन जो था, ठीक है, वो एक अलग होता, और इस केसेस में जो है या इसका मीन पोजीशन ये होता, अपने यहां खींचा होता, छोड़ा होता, तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ऑक्सीलेट करता है ऐसे। देखिए यहां जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया t इक्वल टू 0 पे, जब आपने क्या कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया t इक्वल टू 0 पे, तो मीन पोजीशन अब यहां शिफ्ट होकर आ गया, एंड दैट इज x इक्वल टू f बाई के,
और जब आपने इसका ऑक्सीलेशन ऑब्जर्व किया फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, नॉट फ्रॉम दिस, अगर इस पॉइंट से करते तो इट विल बी सिंपली दिस, मतलब माइनस ऑफ एफ बाई के और यहां से कॉस ऑफ ओमेगा टी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, देन दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।